प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है 1857 के विद्रोह का स्वरूप। यह आपकी महाविद्यालयी परीक्षाओं में तथा प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IAS, HAS की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इस पर जो प्रश्न पूछा जाता है वह इस प्रकार से हो सकता है कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था, या किसी का स्टेटमेंट जैसे क्या 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह था, इस कथन की विवेचना करें, या क्या 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था, या 1857 का विद्रोह यह न तो प्रथम था, ना स्वतंत्रता संग्राम था और न ही राष्ट्रीय विद्रोह था। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें सभी विद्वानों के मतों का विश्लेषण करना होगा। सर्वप्रथम जो पूछा गया है उसका तो हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अन्य लोगों के दृष्टिकोण का भी विश्लेषण करेंगे। तब जाकर के हमें 1857 के विद्रोह के स्वरूप का पता चलता है। विद्वानों ने 1857 के विद्रोह के संबंध में भिन्न भिन्न मत दिए हैं। के मालेशन, ट्रेवेलियन, लॉरेंस तथा TR होम्स जैसे अंग्रेजी इतिहासकारों ने, जो साम्राज्य के प्राकृतिक पक्षपाती थे, इसे केवल सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। समकालीन कुछ भारतीय के विचार में भी यह एक सैनिक विद्रोह था। मुंशी जीवनलाल और मोइनुद्दीन, जो उस समय दिल्ली में थे, दुर्गादास बंदोपाध्याय बरेली में थे, और सर सैयद अहमद खां, जो बिजनौर में थे, ने ऐसे ही विचार प्रकट किए हैं। अन्य लोगों ने इसे ईसाईयत के विरुद्ध धार्मिक युद्ध की संज्ञा दी है, अथवा श्वेत तथा काले लोगों के बीच सर्वश्रेष्ठता के लिए संघर्ष बताया है। कुछ अन्य विद्वानों ने इसे पाश्चात्य तथा पूर्वी सभ्यता तथा संस्कृति के बीच संघर्ष बताते हैं। अन्य लोग इसे अंग्रेजी राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का नाम देते हैं। कुछ राष्ट्रवादी लेखक इसे सुनियोजित राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा से विभूषित करते हैं। लेकिन जब हम विश्लेषण करते हैं तो भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत सही प्रतीत होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर उनका विश्लेषण करना है कि 1857 का विद्रोह क्या था और उसका स्वरूप क्या था। सर्वप्रथम सर जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था और कुछ भी नहीं। यह पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे जनसाधारण का समर्थन प्राप्त था। यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध सैनिक विद्रोह था, जिसमें डलहौजी की विलय नीति या अपहरण की नीति के कारण सरकार से रुष्ट कुछ रियासतों ने सहयोग दिया। लॉरेंस और सीले की यह व्याख्या स्वीकार नहीं किया जा सकता। निस्संदेह यह विद्रोह सैनिकों के द्वारा आरंभ हुआ था, परंतु सभी स्थानों पर यह सेना तक ही सीमित नहीं रहा था। सभी सेनाओं ने भी विद्रोह नहीं किया था, क्योंकि मद्रास में तथा सिख और गोरखा रेजिमेंट ने विद्रोहियों का कठोरता से
दमन करके ब्रिटिश राज्य की रक्षा किया था। विद्रोही जनता के प्रत्येक वर्ग से आते थे। संपूर्ण अवध तथा बिहार के कुछ जिलों में इसे जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। 1858 और 1859 के अभियोगों में हजारों असैनिकों को सैनिकों के साथ साथ विद्रोह के दोषी पाए गए और उन्हें दंड भी दिया गया। अतः इनका यह मानना या इनका यह कहना उचित नहीं प्रतीत होता है कि यह केवल सैनिक विद्रोह था। दूसरा महत्वपूर्ण मत है एल.आर. रीज। एल.आर. रीज के अनुसार यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। इस कथन से भी सहमत होना कठिन है, क्योंकि विद्रोह की गर्मी में भिन्न भिन्न धर्मों के नैतिक नियमों का लड़ने वालों पर कोई प्रभाव नहीं रहा। दोनों दलों ने अपनी अपनी ज्यादतियों को छिपाने के लिए अपने अपने धर्म ग्रंथों का सहारा लिया। अंततः ईसाई जीते, किंतु ईसाई धर्म नहीं। हिंदू और मुसलमान हारे, लेकिन हिंदू और मुस्लिम धर्म नहीं। नेक्स्ट मत है टी.आर. होम्स का। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। उनके अनुसार विद्रोहियों ने बर्बरतापूर्वक दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में यूरोपीय महिलाओं तथा बच्चों की नृशंस हत्याएं की, किंतु इस व्याख्या में भी जाति संकीर्णतावाद की गंध आती है। वस्तुतः अंग्रेजों ने भी कई स्थानों पर वे अपराध किए जो भारतीयों से कहीं अधिक बर्बर और जघन्य था। नील द्वारा सैकड़ों भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए फांसी पर लटका देना, हडसन द्वारा दिल्ली में अंधाधुंध गोली चलाया जाना तथा बहादुर शाह जफर के पुत्रों को नंगा करके गोली मार देना तथा मुस्लिम अभिजात्य वर्ग के लोगों को जीवित ही सूअर की खाल में सी दिया जाना तथा सूअर के मांस को उनके गले में उतारा जाना कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसे सभ्यता का प्रतीक नहीं माना जा सकता। अतः इस कथन को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर के अनुसार 1857 का विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। आउटरम के अनुसार यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया, लेकिन यह व्याख्या भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसमें षड्यंत्र तो था ही नहीं। एक दूसरे का हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर के एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। इंग्लैंड में नेक्स्ट है कि इंग्लैंड में समकालीन रूढ़िवादी दल के एक नेता बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। उनके अनुसार यह विद्रोह एक आकस्मिक प्रेरणा नहीं था, अपितु एक सचेत संयोग का परिणाम था और वह एक सुनियोजित और सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम था जो अवसर की प्रतीक्षा में थे। साम्राज्य का उत्थान और पतन चर्बी वाले कारतूसों के मामले में नहीं होते हैं। ऐसे विद्रोह उचित और पर्याप्त कारणों के एकत्रित होने से होते हैं। अशोक मेहता ने अपने पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसका स्वरूप राष्ट्रीय बताया है। बी.डी. सावरकर ने
इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है तथा सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी है और यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 1826-27, 1831-32, 1848 और 1854 के विद्रोह तो 1857 में होने वाले महान नाटक का एक पूर्व अभ्यास मात्र ही थे। इसका कथन का विश्लेषण दो प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार डॉक्टर आर.सी. मजूमदार तथा डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन ने किया है। डॉक्टर एस.एन. सेन भारत के, सुरेंद्रनाथ सेन भारत के प्रथम राष्ट्रीय इतिहासकार हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय इतिहासकार आर.सी. मजूमदार को बनाया जाना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने मना कर दिया। तब भारत का प्रथम राष्ट्रीय इतिहासकार डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन या एस.एन. सेन को बनाया गया है। इन दोनों प्रसिद्ध इतिहासकारों ने समस्त उपलब्ध राजकीय तथा अराजकीय आलेखों के विस्तृत अध्ययन के आधार पर यह निश्चित किया है कि 1857 का विद्रोह सचेत योजना का परिणाम नहीं था और ना ही इसके पीछे कोई कुशल और सिद्धहस्त व्यक्ति थे। केवल यह तथ्य है कि नाना साहब मार्च-अप्रैल 1857 में लखनऊ गए थे और यह विद्रोह मई में प्रारंभ हो गया। इस बात को प्रमाणित नहीं करता है कि उन्होंने विद्रोह की योजना बनाई। विद्रोह की योजना बनाई हो, यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं होता है। यह कहना कि मुंशी अजीमुल्ला खान और रांगे बापू ने इस विद्रोह की योजना बनाई थी सही प्रतीत नहीं होती है। अजीमुल्ला खान कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सामने बाजीराव द्वितीय को मिलने वाली पेंशन के लिए नाना साहब की ओर से पेश हुए थे और वापस आते हुए तुर्की गए और फिर क्रीमिया के रणक्षेत्र में उमर पाशा से इनकी मुलाकात हुई। इसी प्रकार रांगो बापूजी सतारा को पुनः प्राप्त करने के लिए लंदन भेजा गया था। दोनों व्यक्तियों को लंदन में मुलाकात हुई और दोनों व्यक्तियों को लंदन भेजा जाना इस बात को प्रमाणित नहीं करता है कि उन्होंने षड्यंत्र में भाग लिया था। इसी प्रकार चपातियों और कमल के फूलों का भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजना किसी निश्चित बात को प्रमाणित नहीं करता। बहादुर शाह पर चलाए गए मुकदमे में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया कि इस पूर्व नियोजित षड्यंत्र में उसका हाथ था। जो प्रमाण एकत्रित किए गए उनसे अंग्रेज अधिकारियों को भी विश्वास नहीं हुआ। वास्तव में इस मुकदमे में यह स्पष्ट हो गया था कि इस विद्रोह से बहादुर शाह भी उतना ही आश्चर्यचकित हुआ जितना अंग्रेजों को। इसका जो शेष है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देते हैं।